नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों मैं दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपर को हम लोग ने डिस्कस किया था। आप लोगों ने कमेंट करके बोला था, आपकी डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराइए। तो मैं जो है आपको सारे जो है सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2014 का पेपर मैं सॉल्व कराया हूँ। हो सकता है मैं लाइन बाय लाइन ना कराऊँ, जैसे 2014 का कराया था, अब 2018 का करा रहा हूँ। तो जो पेपर मेरे पास अवेलेबल हो रहे हैं मैं उनको करा दे रहा हूँ। मेरे पास जो भी पेपर पहले उपलब्ध हो जा रहा है मैं उसको पहले करा दे रहा हूँ। तो मैं अभी 2018 पेपर दिसंबर 2018 का जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसको लेकर हाजिर हूँ और आपको आज कराऊँगा। आज हम लोग सीटेट का जो 2018 पेपर है उसका हम लोग चाइल्ड पैडागोजी सेक्शन देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि चाइल्ड पैडागोजी में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हम लोग 15-15 करके 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखते नहीं है, उसके आंसर को नहीं देखते, उसको डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, वीडियो बड़ी हो जाती है, तो आपको दिक्कत होती होगी। और आपको पता है जैसे कि सीटेट का जो है एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ चुका है, 5 जुलाई। हमें लग रहा था कि डेट बढ़ेगा, लेकिन डेट जो है बढ़ा नहीं। तो जैसा कि अभी तक पेपर वगैरह न्यूज़ पेपर वगैरह से पता चल रहा है कि डेट वही है 5 जुलाई ही। तो उसके अनुसार हम लोग को अपना सारा अब आपको कमर कस लेना है, अपनी दुगनी मेहनत करनी है, ठीक है। जितना आपको वीडियो अवेलेबल कराया जाए आप सारे देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि आपको नोट्स तैयार करने हैं पहले वाले स्ट्रेटजी वीडियो में। तो आपके लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो में पहले बताया था कि आपको नोट्स तैयार करने हैं, कैसे कैसे तैयार करनी है, सारी चीज़ बताया है। तो उम्मीद है आप वैसे ही तैयारी करोगे। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका का ग्रहण करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है हमारा समाजीकरण, ऑप्शन बी है हमारा संस्कृति, ऑप्शन सी है हमारा ट्यूशन, ऑप्शन डी है मीडिया। तो बच्चे किसके, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे किसके द्वारा जो है, माने किसको छोड़ के, यानी बाकी सारे फैक्टर तो हैं जिससे लिंग भूमिका ग्रहण करता है, लेकिन कौन सा फैक्टर है जिससे वो लिंग फैक्टर को ग्रहण नहीं करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्यूशन। तो ट्यूशन के द्वारा बच्चे जो है लिंग भूमिका जो है ग्रहण नहीं करता है, यानी कि बच्चा जो है, देखिए, समाज से ग्रहण करेगा, समाज में जैसा देखेगा लोग लिंगीय व्यवहार, यानी कि जो देखिए बच्चा देखेगा लड़की लड़का में जो है कैसा भेदभाव किया जाता है, कैसा व्यवहार किया जाता है, उनके अनुसार वो भूमिका अपनी ग्रहण करेगा। मान लीजिए लड़का है, ठीक है, तो उसके अनुसार देखेगा समाज में लड़की के साथ कैसा व्यवहार रहता है तो वो वैसे ही रहेगा, और लड़की के साथ कैसा व्यवहार रहता है तो वो लड़की है तो लड़की अपने हिसाब से व्यवहार ग्रहण करेगी। फिर संस्कृति, जैसा वहाँ की संस्कृति है, उस जिस समाज में रह रहा है वहाँ की संस्कृति है उसके अनुसार ग्रहण करेगा। और मीडिया, तो मीडिया वगैरह, जैसे कि मीडिया सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ें मीडिया ही होती हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सारी चीज़ें मीडिया है। तो इन मीडिया के माध्यम से भी वो देखता है तो अपनी भूमिका उसको पता चलती है, वो भूमिका ग्रहण करता है। लेकिन ट्यूशन इसके लिए नहीं लेनी पड़ती कि अपना जो है क्या भूमिका है समाज में, लिंगीय भूमिका, इस चीज़ के लिए उसको ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह है कि, ऑप्शन देख लेते हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन बी है परीक्षण बड़ी अवधि पर लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन सी है हमारा कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। ऑप्शन डी है वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब इसको क्यों हो जाएगा ये देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह है कि, यानी कि मानकीकृत परीक्षण जो है उसका आलोचना जो किया जाता है, आलोचना वाला जो पॉइंट है उसमें से कौन सा एक मेन है, ठीक है। तो ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देखेंगे, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया सकता है, ये सारी चीज़ें उतना नहीं सक्सेसफुल है। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि मानकीकृत परीक्षण जो है ये मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का है, यानी कि जो मानक भाषा कब माना जाता है,
और उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। मानक भाषा कब माना जाता है? जब एक बड़ी आबादी वाले क्षेत्र यानी बड़ी कम्युनिटी के लोग, बड़ी संख्या वाले लोग किसी भाषा को यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो मानक भाषा कहलाना शुरू हो जाता है, ठीक है। वही मतलब वही जो प्योर क्वालिटी या फिर मानक भाषा जो भी कह सकते हैं, वो भाषा कहलाता है। तो आप जो है इसलिए ये कह रहा है कि ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम में ज़्यादा लोग हैं, उनका जो भाषा हो वही तो मानक भाषा होगा। और इसलिए पक्षपाती है क्योंकि मुख्य धारा वाले लोग और नॉर्मल लोग यानी कि जो कम लोग हैं उनके बीच पक्षपात किया जा रहा है। अगला प्रश्न में पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन हमारा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा, बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी है हमारा, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन सी है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। और ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया, बुद्धि जो है तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन पहला जो है हम लोग का ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यानी एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत जो है वो कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि का जो है कोई एक ही पैटर्न नहीं है कि एक ही तरीका का बुद्धिमान नहीं हो सकता है, बुद्धि जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। और हाँ, ये 2018 का दिसंबर का पेपर है, इसकी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए हमारा, फैक्ट नॉलेज, टेलीग्राम पे जाकर के टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम पे जाकर फैक्ट नॉलेज सर्च कीजिए, वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारी पीडीएफ हमारी मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों और जानने में तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन बी है हमारा, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन सी है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करें और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन डी है हमारा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है बच्चे की प्रगति जो है और उसके उपलब्धि स्तर को जानने में उपयोग होता है। और समझते हैं, देखिए, शिक्षक जो सीखने के मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की जो प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, यानी कि जो सीखने के लिए आकलन हो रहा है या फिर सीखने का आकलन हो रहा है, इन दोनों का उद्देश्य क्या है कि देखिए, बच्चे का जो है प्रगति, वो कितना उसने सीखा, कितना लर्निंग हुआ उसका, और उसके उपलब्धि स्तर कितना उसने अचीवमेंट किया, क्या ये उसका जो है उपलब्धि स्तर है, कितना उसका लर्निंग है, कैसे लर्न कर रहा है, ये सारी चीज़ जानने के लिए जो है परीक्षण जो है आकलन होगा। इसके अलावा जब मान लीजिए कि अगर कुछ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मूल्यांकन करने का उद्देश्य ही यही होता है, ठीक है, कि मूल्यांकन से प्रश्न बहुत बनते हैं, सीटेट में मूल्यांकन से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। मैं जल्दी इसको टॉपिक करा दूंगा आपको। तो देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य ही यही है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है सिर्फ सीखने के लिए आकलन होता है, सीखने के लिए भी आकलन होता है, जो है सीखने का भी आकलन होता है, यानी कि कितना सीखा, ये चीज़ तो आकलन होता है कितना सीखा, लेकिन सीखने के लिए और उसको कितना सीखना है, सीखने के लिए और कितना एफर्ट लगाना होगा शिक्षक द्वारा भी और बच्चे द्वारा भी, इसका भी आकलन होता है। तो इसी के लिए बच्चे जो है शिक्षक उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी सीसी से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन सी है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन डी, इसे भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि तीसरा नंबर, जब बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करता है, चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अब देखिए कैसे होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आपका नहीं वाला प्रश्न हो उसको अंडरलाइन कर लेना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो बाकी जो है वो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कौन सा नहीं है। क्योंकि जहाँ निगेटिव चीज़ आती है, मैंने आपको बताया था कि निगेटिव कैसे पहचानते हैं, पॉजिटिव कैसे पहचानते हैं। आपने पूरी वीडियो देखी होगी पहले की। अगर आपने वीडियो मिस किया है तो बहुत आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। फिर आप नहीं कह सकते हैं कि जो है सर आपने जो है सही से तैयारी नहीं करी है, क्योंकि मैं हर वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं कराता, उसको डिस्कस करता हूँ। उसके अलावा आपको टिप्स देते रहता हूँ हर वीडियो में कि कैसे करना है। वीडियो स्किप नहीं करना है। जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो बात करता हूँ, आपके ज़रूरत के लिए होता है, ताकि एग्ज़ाम में आप कैसे हेल्प करोगे। तो मैंने बताया था कि कैसे आपको जो है छांटना है कि क्वेश्चन ऑप्शन कौन से सही है कौन सा गलत। तो देखिए निगेटिव यहाँ पर नहीं किया है, बोला कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो है बाकी सब कौन कौन से पॉजिटिव हैं, पहले देखेंगे। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सीसी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आप जो है कितना अधिगम हुआ ये सारी चीज़ें जानते हैं। समय समय पे एक ही बार परीक्षा नहीं लेते हैं, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगला, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ठीक है, बिल्कुल सही है, केंद्रित है। बच्चे की देखिए विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है सीसी, क्या कहता है कि आपका सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं लेना है, पूरा उसका जो क्षेत्र है सभी क्षेत्रों को मिलाकर उसके जितना विभिन्न क्षेत्र हैं उनसे जो है इवोल्यूशन किया जाता है, मतलब इवोल्यूएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे बच्चा हो सकता है बच्चा खेलने में बढ़िया हो, पढ़ने में अच्छा ना हो, लिखने में अच्छा हो लेकिन पढ़ने में अच्छा ना हो, पढ़ने में अच्छा हो लिखने में अच्छा ना हो, लिखने पढ़ने में अच्छा ना हो लेकिन खेल अच्छा से रहा हो, खेल कूद अच्छे से ना रहा हो लेकिन पढ़ने में तेज हो। तो सभी चीज़ों को मिला करके हम इवोल्यूएट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम लोग सिर्फ मूल्यांकन कर दिए किसी एक पक्ष को लेकर के। तो ये बिल्कुल सही है कि विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चे की उपलब्धि करते हैं। और ये भी सही है कि भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, यानी आरटी जो है 2009-2010 वाला, उसके अनुसार जो है उसके अनुसार ही इसे लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। तो जहाँ भी आपको ये बोले कि जो है अलग करना है, आपको तो पता है आरटी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है, समावेशी शिक्षा, यानी कि बच्चों को समाहित करने में अलग अलग प्रकार के। लेकिन यह कह रहा है अलग करने के लिए, जहाँ अलग करना, सेग्रीगेट करना, ये सब के बारे में हो, बच्चों को सेग्रीगेट करना है, बच्चों को छांटना है, बच्चों को गलत ठहराना है, बच्चों के सोच को कम महत्व देना है, ये सारे टाइप के आएंगे तो वो निगेटिव होते हैं। अब आपको देखना है कि वो निगेटिव ही पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। अब यहाँ निगेटिव पूछा तो बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, तो बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों को ये जो है सीसी का लक्ष्य नहीं है, बच्चों को जो है उनमें क्या कमी रह गई है, उनमें जो है सीखने के लिए कितना शिक्षक को क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, या बच्चे ने कितना सीखा, ये लक्ष्य है। लेकिन अलग खराब बच्चे, बुद्धिमान बच्चे में, स्लो लर्नर, ये सब में छांटने का कोई ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का, थोड़ा सा डिस्कशन में समय लग जाता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम नज़दीक आ गया है तो अगर हम लोग जितना क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे एग्जाम में आप क्वेश्चन और अच्छे से कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का लक्ष्य क्या है? सिर्फ क्वेश्चन करके निकल गए नहीं, क्वेश्चन को डिस्कस करना ताकि उस टॉपिक से अगर कोई और क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपका छूटे ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन है हमारा ए संसाधन समृद्ध वातावरण, ऑप्शन बी है सफल माता पिता, ऑप्शन सी है एक अनुशासित दिनचर्या, और ऑप्शन डी है हमारा यह आनुवंशिकता वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो है बच्चों में प्रतिभाशालिता जो होती है वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है, इसके जो है इनके फलस्वरूप जो है प्रतिभाशालिता आती है। ऐसा नहीं सिर्फ जीन पे ही निर्भर नहीं करता, जीन पे भी निर्भर करता है। फैक्टर मैंने इस संबंधित एक क्वेश्चन कराया भी था आपको कि प्रतिभाशालिता जो होती है वो एक फैक्टर होता है, ठीक है, कि जीन पे निर्धारित होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ जीन आपको कितना भी ये हो कि आपको जो है अच्छा माता पिता का हेरिडिटी से मिला हो, लेकिन अगर उनको सही वातावरण ना प्रदान किया जाए, इन्वायरमेंट सही प्रदान ना किया जाए, तो प्रतिभाशालिता जो है दब सी जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे,
देखिए PDF मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो आप जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस इंग्लिश में भी हैं, तो आप इसको क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ने के बाद से फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा तो वो परेशानी हो लगेगी, टाइम और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारा। और हाँ, संडे को जो टेस्ट होता है वो जरूर अटैम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि अब तो और नेसेसरी हो गया, ज़रूरी है एकदम आपको टेस्ट देना, ताकि आपको हमें भी पता चल सके, आपको भी अपनी तैयारी का लेवल पर चल सके। ऑप्शन प्रश्न है हमारा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, ऑप्शन है हमारा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन बी है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। ऑप्शन सी है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन डी यानी 4 नंबर है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है, कि उनकी संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। अब समझते हैं इसको। देखिए, कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। ठीक है, मान लीजिए सामाजिक पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से वंचित है, ठीक है, मान लीजिए गरीब बच्चे हुए या फिर सामाजिक जहाँ पढ़ने के लिए उनको अलाउ नहीं हो पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, या जो भी है, तो उस पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे जो हैं उनको कक्षा में सकारात्मक माहौल, उचित माहौल की आवश्यकता होती है, कक्षा का माहौल की आवश्यकता होती है, जो कि उनकी संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, यानी कि उनको अलग थलग नहीं कर देता है। मान लीजिए कि अगर कहीं वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और उनको जो है सीधे क्लास में अलग कर दिया जाए, उनको जो उनकी भाषाई क्षमता को, उनकी भाषाई जो है क्षेत्र को महत्व ना दिया जाए, उनके ज्ञान को महत्व ना दिया जाए, तो वो जो है अलग थलग महसूस करेंगे, वो मुख्य धारा में जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो है उनके भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, संस्कृति को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। पहले तो उनको महत्व देगा और फिर उसी को उपयोग करेगा। कैसे उपयोग करेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कि बच्चा पहले मान लीजिए कि उनका लैंग्वेज वो सीख रहा है, किसी आदिवासी क्षेत्र से है, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल गांव से है एक बच्चा, उस बच्चे को मान लीजिए शहर के स्कूल में एडमिशन मिला, ठीक है, उसको बच्चे को पढ़ने को नहीं मिलता था, ठीक है, अब वो स्कूल में आया, वो लैंग्वेज पे तो उसकी पकड़ है क्योंकि फराटेदार बोलता है, लेकिन अपने यहाँ के लैंग्वेज पे पकड़ है, तो उसको हम लोग अपने जो मानक भाषा है उससे जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था कि जो है वो बोलता है एक बच्चा कि जो है रामू काका के पीछे से जो है निकलता है सूरज और नदी में डूब जाता है, तो हम उसको गलत नहीं काटते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं कि बच्चे तुम सही कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर पूरा वो पश्चिम का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बना है। तो उसको हम लोग बताएंगे जो रामू काका का घर है ना बच्चे, वो जो है पूरब में है और जो नदी है वो पश्चिम में है। तो सूरज जो है रामू काका का घर यानी कि पूरब से निकलते हुए जाता है और पश्चिम में शाम संध्या के समय वो नदी जो है पश्चिम में है, इसलिए उसमें डूबता हुआ प्रतीत होता है, दिखता है, वो होता नहीं। तो ये चीज़ के कॉन्सेप्ट को हम लोग गलत नहीं काटे, लेकिन उसको मॉडिफाई किए। तो वही ये कह रहा है कि उनकी संस्कृति को भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और फिर तथा उनका उपयोग भी करता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं आपको अच्छे से डिस्कस करके एकदम रिलेट कर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है सिर्फ जो है ये ना लगे क्वेश्चन कराया और निकल गया, ऐसा ना होना चाहिए। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तभी मेरी साथ सकता है और तभी मेरे से पढ़ने का फ़ायदा भी है। नहीं तो मैं आप कहीं भी से भी यूट्यूब से किसी भी क्वेश्चन, कोई भी यूट्यूब चैनल निकालिए, क्वेश्चन तो आपको भर भर के मिल जाएंगे पेडागोजी के, आप आराम से करो, ठीक है। लेकिन और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको कोशिश करूँगा कि डेली कुछ आपको टिप्स वगैरह भी दूँ, अलग से वीडियो बना के आपको जो है तैयारी करने का तरीका दूंगी। 1 महीना बच गया, 1 महीने में कैसे से और सर्ट तरीका तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ढिलाई की है। मैंने जितने वीडियोज दिए हैं आप लोगों ने उतना अच्छा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा और आपको मैंने बोलता रह गया कमेंट करके कि आप लोग जो है टॉपिक वाले वीडियो चाहिए तो टॉपिक वाले कमेंट करके बताइए, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी कमेंट करके नहीं बोला, इसलिए मैंने भी नहीं कराया। क्योंकि जो है ठीक है, मैं क्यों कराऊँ। NCF मैंने करा दिया था, 4 नंबर के क्वेश्चन उससे एकदम फिक्स हैं, सीधे। उसके अलावा डेराइव किए क्वेश्चन पता नहीं कितने बनते हैं, ठीक है। और उसके अलावा RT हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट कुछ सोच रहा हूँ करा दूँ। अब इसके बारे में आप लोग बताइए कि मैं कराऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि अगर आप चाहते हो मैं करा दूँ तो आप
मुझे बताइए, वरना मैं नहीं आपको जैसा पसंद हो। तो हम लोग अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा, कक्षा में सृजनात्मक एक मिनट। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन बी है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। ऑप्शन सी है उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी, यानी कि शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन के तरीके के उपयोग पर। अब देखिए कैसे होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कक्षा में जो सृजनात्मक यानी क्रिएटिव और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है क्या? तो शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देश के उपयोग पर। यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, उनको जो है आवश्यक और अनुकूल जो है प्रेरक निर्देशन के तरीके के उपयोग जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है अनुकूल और प्रेरक निर्देशक देगा, क्योंकि उनके पास क्रिएटिव बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उनके पास एकदम एनर्जी रहता है, ठीक है, करने का। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो वो कक्षा में, मान लीजिए कक्षा में बाकी बच्चों के साथ पढ़ रहे जा रहे हैं, लेकिन उनको अगर हम लोग अतिरिक्त कार्य नहीं देंगे, अतिरिक्त उनको मॉडिफाई नहीं करेंगे, अतिरिक्त मार्गदर्शन नहीं देंगे, प्रेरक निर्देशन नहीं देंगे, उनके अनुकूल चीज़ें नहीं उपलब्ध कराएंगे, तो वो बोर होने लगेंगे, या फिर वो जो है उनका धीरे धीरे वो उनकी क्षमता घटती जाएगी, वो पढ़ाई से विमुख होने लगेंगे या कक्षा कार्य नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें हम शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अब देखिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन बी है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन सी है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। और एक ऑप्शन डी है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। अब आप देख लीजिए, अति संवेदनशील यानी कि जो हाईली रिएक्टिव बोल सकते हैं उनको, ठीक है, हाईली रिएक्टिव बोल सकते हैं, या फिर जो हाइपर एक्टिव बच्चे जो है, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं? देखिए उनके लिए जो है कौन सा नहीं है यहाँ पे मैंने कहा है। तो देखिए नहीं में क्या है, मैं आपको बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों से नहीं मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको जो है एग्जाम में प्रेशर रहता है। देखिए यहाँ आप क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हैं, कहोगे सर क्या बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस किया है शुरू में, मुझे कोई गाइड करने वाला ढंग से नहीं था। यूट्यूब पे आओ तो यूट्यूब पे आपको आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ फ्रॉड मिलेंगे आपको, उनको अपना उल्लू सीधा करना है, अपना कोर्स बेचना है। आधे लोग पेड कोर्स पे चले जाते हैं, पढ़ाएंगे थोड़ा सा यहाँ, उसके बाद से चले जाएंगे कि प्लस ले लो, ठीक है, तो कभी कुछ ले लो, यहाँ कोर्स बेच रहे हैं, वहाँ कोर्स बेच रहे हैं, आधे लोग इसी में चल जाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं है, मुझे अपना नॉलेज है, जो मैं अपना नॉलेज जहाँ तक मुझे जानकारी है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। रवि सर ने मुझसे बोला तो मैं आपको ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अब नहीं यहाँ पे है तो कौन सा नहीं है? तो देखिए जहाँ मैंने आपको बोला था निगेटिव हो उसको हम लोग पॉजिटिव वाला कुछ हट लेंगे और निगेटिव जो आंसर होगा वही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ठीक है, तो ये कभी भी नहीं होगा। मान लीजिए हाइपर एक्टिव बच्चा है, अति संवेदनशील बच्चा है, तो उसको हम लोग डांट फटकार नहीं लगाएंगे। मान लीजिए बेचैन हो जा रहा है, जैसे ऐसी बात पे वो बेचैन हो जाता है, तो उसको डांट फटकार लगाना ये सोल्यूशन नहीं है। अधिगम के वैकल्पिक तरीका खोजना, ठीक है, उसको पेशकश करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, उनको पढ़ाने का अलग तरीका हो सकता है, वैकल्पिक तरीका जो मेन तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो वैकल्पिक तरीका खोजना काम ही है। इसके अलावा दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, यानी कि वो हाइपर एक्टिव बच्चा वो शांत बैठेगा ही नहीं, ठीक है, वो आपको शांत बैठता ही नहीं, ठीक है, तो उसको सारे जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें शारीरिक गतिविधि आप मिक्स कीजिएगा तो बच्चे उससे अधिगम को बढ़ावा मिलेगा उनके, ठीक है। और जो है ऑप्शन नंबर डी है एक कार्य को छोटे अप्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, यानी कि कोई कार्य है उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे तो वो
आराम से उस कार्य को कंप्लीट कर पाएगा। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि मान लीजिए अपने लंबे कार्य को दे दिया, ठीक है, और वो क्या करेगा, हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसका स्वभाव ही नहीं है जो शांत बैठने का, तो वो थोड़ी देर करेगा, उसके बाद से फिर छोड़ के लगेगा हिलडुल करने, इधर उधर करने, ठीक है, तो उससे डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कार्यों में तोड़ देते हो, ठीक है, उसको खंडों में तोड़ देते हो एक कार्य को, तो क्या होगा कि वो एक कार्य करेगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, फिर उसके बाद से फिर करेगा, ऐसे करके वो आराम से कार्य भी हो जाएगा, स्मूथली कार्य हो जाएगा, और आपका आपका कार्य हो गया और उसको लर्निंग भी हो गया। तो ये तरीका है अति संवेदनशील यानी हाइपर एक्टिव बच्चों को टैकल करने का। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन है डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं यानी क्रिएटिव हैं, ऑप्शन सी प्रत्याशी हैं, ऑप्शन डी विकलांग है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिएटिव है, क्रिएटिव, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। अलग अलग सोच और पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। देखिए अलग अलग बच्चे होते हैं जो अलग अलग उनका सोच होता है, पैटर्न होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, इससे पहचान होती है अलग। क्योंकि देखिए मान लीजिए बच्चा जो है एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो क्रिएटिव बच्चा होगा उसका थॉट अलग होगा, थॉट प्रोसेस अलग होगा, वो कुछ नया करते रहने का सोचेगा, उसका सोचने का पैटर्न अलग होगा, ठीक है। तो यही जो है क्रिएटिविटी की पहचान है, ठीक है। क्रिएटिव बच्चा कुछ अलग सोचता रहेगा, ठीक है। अब वही तरीका मान लीजिए कि क्या आपको क्या लगता है कि चीज़ें, वो एक आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट मूवी में आपने देखा है कि जो प्रिंसिपल रहता है वो बोलता है कि जो स्पेस में हमने ये पेन जो है साइंटिस्ट ने बनाया कि स्पेस में लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चा जो आमिर खान जो बच्चे का किया है उसको क्रिएटिव था, उसने दिमाग लगाया, उसने तो प्रश्न पूछ दिया कि सर अगर स्पेस में पेन जो है फाउंटेन पे अगर रिस जा रहा था तो हम लोग पेंसिल का यूज क्यों नहीं कर लिया। उसके सोचने का पैटर्न अलग था, थॉट प्रोसेस उसका अलग था, वो क्रिएटिव था, ठीक है। बाकी बच्चे जो है सिर्फ सुनते थे, लेकिन वो अपना थॉट प्रोसेस लगाता था, सुनता था, उस पर तुरंत रिएक्शन देता था, ठीक है। तो यही पहचान है क्रिएटिव बच्चों की, जो उनका सोच का पैटर्न अलग होगा, उनका जो है थॉट प्रोसेस अलग होगा, थॉट अलग होगा, सोच भी अलग हो सकती है, और हमें उनके थॉट का सम्मान करना है, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते यही हमारा कर्तव्य है। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। देखिए अगर आप शिक्षक है, टीचर सीटेड क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप टीचर बन सकते हैं कि नहीं, बस यही पहचान करना है। अब टीचर आपके नॉलेज को परखता नहीं है, नॉलेज हल्का फुल्का तो होना ही चाहिए, नॉलेज को जानता है, लेकिन आपके स्किल को जानने की कोशिश करता है कि आप शिक्षक बनने का आपकी जो क्षमता है वो किस लेवल तक है, ठीक है। यही चीज़ आप कोई देखता है। तो आप कक्षा में जैसे डील करते हो वैसे ही आपको बस यहाँ करना है। अब मान लीजिए हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो आपको तो पता है ना कि वो एक्टिव है, तो आपको छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है। यही चीज़ें आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, आप क्लास प्रैक्टिकल करते हो, कोई अलग बात नहीं है, ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से डेली लाइफ में करते हो, बस उसको थ्योरेटिकल नाम देना है, ठीक है। अब यहाँ निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक बच्चों के लिए समस्यात्मक हल करने का तरीका का वर्णन नहीं कर सकता, फिर से आगे यहाँ नहीं कर सकता। अब यहाँ देख लेंगे, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन बी है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। ऑप्शन सी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, देखिए बच्चों को जो शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्यात्मक हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, ठीक है। ये पूछता है कौन सा जो है शिक्षक द्वारा कक्षा में समस्यात्मक जो हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। तो कुछ देखिए, अब यहाँ ये ऑप्शन सारे हैं, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, तो बिल्कुल सही है। आप जब गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहेंगे, कोई गलती हो गई आप उसको एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप सीखोगे, ठीक है। समस्यात्मक हल करने के तरीके का वर्णन
कहने का मतलब यही है कि समस्यात्मक, आप समस्या से भागो नहीं। अगर आपको कोई गलती कर रहा है तो उसको गलतियों को एक्सेप्ट करने का जो है प्रति ईमानदार रहना, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे है ऑप्शन बी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। इससे सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसे शब्दावली का प्रयोग जो है समस्यात्मक हल को जो है समस्या को हल करने का प्रोत्साहित करेगा। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी सोच विचार और प्रक्रिया को चर्चा करना, ये भी जो है थॉट, ये जो है डिस्कशन वगैरह है किसी विशेष समस्या को हल करने को लिए, ये जो है समस्यात्मक हल प्रक्रिया का जो हिस्सा है। लेकिन जो अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, यानी कि जो है जो देखिए ये जो कन्वर्जेंट होता है, हिंदी के कुछ प्रश्न कुछ शब्द होते हैं जो बहुत टफ होते हैं। अब देखिए कन्वर्जेंट होता है यानी कि वो आपको जो है एक ही जगह पर फोकस करने वाले थे, एक ही जगह पे फोकस करने वाले जो उत्तर होते हैं, एक ही उत्तर जो है एक ही जगह फोकस कर देगा। ऐसे प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर विकसित नहीं होगी। अलग अलग समस्या का अलग अलग हल जो ढूंढने का वो जो है यहाँ पे जो है ये जो है वर्णन नहीं करा। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना है, यानी कि ये जो है आप फोकस करेगा। अगर आप प्रश्न पूछोगे मान लो कक्षा में ऐसे टाइप के, तो क्या करेगा, बच्चों के थॉट को एक जगह केंद्रित कर देगा। लेकिन इसका उपयोग होता है, लेकिन यहाँ इसका उपयोग नहीं होगा। हमको ऐसा प्रश्न पूछना है जो डाइवर्जेंट हो, यानी कि बच्चों के सोच को अलग अलग दिशाओं में मोड़े, अलग अलग दिशा में सोचने को उनको प्रेरित करे। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन देख लेते हैं, डर, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी उत्तेजना, ऑप्शन डी है स्मृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो डर जो है एक संवेग है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बस याद कर लेना डर संवेग है। कौन कौन सा संवेग है अब आपको यहाँ से देखिए, एक बेहतर पढ़ने वाला, एक बढ़िया स्टूडेंट, एक बढ़िया टीचर भी हो गया। टीचर की भी मैं बात कर रहा हूँ। टीचर भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टडी करते रहता है। नित्य जो है पढ़ाई करना उसका काम ही है, क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करना उसका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी वो बच्चों को भी ये कर सकता है, उनको भी पढ़ा सकता है, उनको भी लर्निंग करा सकता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग। अब यहाँ पे आपको आपका ड्यूटी क्या बनती है, जैसे मैंने करा दिया क्वेश्चन, आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। अब आपको क्या करना है कि देख लेना है कि कौन कौन सा संवेग है। आपको खुद से नोट्स तैयार कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको निकालना है कि कौन कौन सा संवेग है। ठीक है, संवेग के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आपका काम है निकाल करके उसका नोट्स बनाना। मैंने जैसे कि बताया भी था, पिछले स्ट्रैटेजी वाले वीडियो बताया था, उसमें आपको बताया होगा और आपने देखा होगा। तो अब यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो है बच्चे की समझ को विकसित करने वाला, जो है बच्चे की समझ को दर्शाने वाला, ये ऐसे टाइप का प्रश्न। सेम प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन अलग दे देगा, समस्या अलग दे देगा। अब बच्चे को कौन सा समझ को जो है विकसित करता है, या फिर कौन सा समझ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी है, बच्चे ने गाय को कभी देखा नहीं। ऑप्शन सी है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि बच्चे को दुनिया बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, यानी कि बच्चे का जो दुनिया और ज्ञान बहुत सीमित है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर रहते हैं। क्योंकि देखिए 3 साल का बच्चा जो है वो बता रहा है कि दूध बूथ पर जो मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, क्योंकि उसने ना गाय को देखा है, उसका ज्ञान सीमित है। 3 साल के बच्चे को जो कितना ज्ञान होगा, कहाँ उसको अनुभव होगा कि दूध गाय से निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद से उसको मशीन में रख दिए, जो भी किए। ठीक है, तो बच्चा दूध बूथ से जाकर लेता है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस उसको पता नहीं ना है। वो जो देखता है अपने अनुभव पे आधारित है, वो जाके दूध बूथ से लेता है, दूध से मशीन से निकाल के दे दिया जाता है उसको। तो उसको यही पता है कि बस यही तरीका है दूध का, दूध मशीन से उत्पादन होता है। बाकी उसके पीछे का प्रोसेस उसको नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारा सही वर्णन करता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब ये तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई आप खुद शिक्षक हो तो आपको शिक्षक का जो भूमिका आपको पता आराम से होना चाहिए। ऑप्शन है हमारा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन बी है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन डी है, कक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर असल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आराम करने के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ कंफ्यूज क्या कर रहा है, यहाँ बाकी कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज क्या होगे कि आराम के लिए जगह बनाना, अब ये दे दिया था आपको, आप जो है हिंदी वाले, खासकर हिंदी वाले लोग, क्योंकि इंग्लिश में तो दिया है कि क्रिएटिंग ए रिलैक्सिंग स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, ये चीज़ तो आपको इंग्लिश में आपको दिख रहा है, लेकिन हिंदी में जो है आपको नहीं दिखेगा। हिंदी में आपको हिंदी का थोड़ा मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक, आराम के लिए जगह बनाना। अब रिलैक्स करके इंग्लिश वाला में दिया है, आपको समझते होगे तो ऐसे जगह बनाना जो रिलैक्स करके करते हैं, लेकिन आराम के लिए जगह बनाना आप सोचो ये निगेटिव टाइप का है, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन असल में ये आगे के लाइन को पढ़ के आप समझोगे कि ऐसा जगह बनाना यानी बच्चे को संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके, वहाँ बच्चे डिस्कशन करें, एक दूसरे से पूछताछ करें और उसके माध्यम से सीखें। तो हमारा लक्ष्य भी है, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो या फिर आईटी में भी ये वर्णन है, एनसीएफ में भी बताया गया है कि बच्चे जो है करके सीखे, खास करके सृजनात्मक क्रिएटिविटी पर निर्भर जो है, मेन एनसीएफ क्रिएटिविटी पर निर्भर है, इसका थीम ही यही है। तो ऐसा बनाना, ऐसा उनको स्पेस देना कि जो है वो आराम से कर सके, मतलब कि उन पर बर्डन ना हो, बोझ ना हो। ठीक है, जहाँ बच्चे संवाद यानी कि डिस्कशन से और इंक्वायरी के माध्यम से वो एक दूसरे से प्रश्न पूछ के वो सीख सके, क्योंकि सीखने के लिए वो जो है पाठ्यक्रम दोहराना, ये सारी चीज़ें, अनुशासन बनाना, ये सारे शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षक की भूमिका ही मैंने पहले ही बोला है, एनसीएफ भी बोलता है कि शिक्षक की भूमिका क्या है? फैसिलिटेटर, यानी सुविधादाता। सीधे आप समझ रहे हो कि शिक्षक की भूमिका ही जो है सुविधादाता की है। अब आप उसको पकड़ लो कि जो है आराम के लिए जगह बनाना, तो ये चीज़ नहीं करना है। आपको अपना भूमिका याद रखना है कि आप फैसिलिटेटर हो, आप नॉट ए टीचर। योर टीचिंग जॉब इज नॉट, यू आर ए रूलर नॉट रूलर, यानी कि आप शासक नहीं हो, आप वहाँ के जो है प्रबंधक नहीं हो, ये सारी चीज़ें नहीं। आप एक सुविधादाता हो जो बच्चे को सुविधा प्रदान करता है कि बच्चे ज्ञान का सृजन खुद से कर सके। ठीक है, एनसीएफ आपने देखा होगा, एनसीएफ की वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको एनसीएफ देखना मस्ट है। आपने देखा भी हो फिर भी ये है कि आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले एनसीएफ देखना ही देखना है। क्यों? ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी एनसीएफ देख के देंगे तो। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली सेल्फ में रखी हो, जो दिन की किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री का सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन सी है हमारा, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन डी है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली सेल्फ में रखे हों, जो दिन की किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अब देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा समृद्ध जो है कक्षा, कौन सा कक्षा जो है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्वियस है कि आप देखिए ऐसा कक्षा ही होगा जहाँ पे आपको बच्चों को फ्री हो कि जो है देखिए सेल्फ में खुले सेल्फ में रखा हो, बुक्स बाल साहित्य हो। क्योंकि मैंने क्वेश्चन कराया भी हुआ है प्रीवियस ईयर का, जब कराया था 2014 वाला, उसमें भी दिया था प्रश्न
कि देखिए बाल साहित्य का क्या यूज है, इससे संबंधित मैंने प्रश्न कराया था, तो उससे मैंने डिस्कस किया था कि बाल साहित्य जो है उससे हम लोग जो है बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं समय समय पे, जो है समय समय पे जो बाल साहित्य है, ठीक है, बच्चों को जो है उन लर्निंग कराने में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। अब जो है देखिए बाल साहित्य जो है खुले सेल्फ में रखा हो तो बच्चे खुद से पढ़ेंगे, अधिगम करेंगे, उनसे जो है सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब इससे जो है अच्छा जो है समृद्ध वातावरण मिलेगा, बच्चे खुद से जाकर के बुक्स ले करके पढ़ेंगे। अब ना कि जो है ऐसे अलमारी में बंद हो, एक ही दिन निकाला जाता हो, एक ही दिन मिले, या फिर रोक टोक हो, तो रोक टोक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा आज का प्रश्न उत्तर। ये प्रीवियस ईयर का पेपर 2018 दिसंबर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर वहाँ से लिंक को काम ना कर रहा हो तो डायरेक्ट टेलीग्राम में जाइए, फैक्ट नॉलेज सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आता होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब सीरियस हो जाएं, आप भी कमर कस लीजिए तैयारी। वीडियो का वहीं जा करके देख लेना, वीडियो प्ले कर लेना, देख लेना नहीं, आप एक वीडियो देखिए, उसमें जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं या पॉइंट्स आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक है, उसको नोट कर लीजिए। उस पर नोट्स आपने तैयार किया है तो नोट्स से उनको रिवीजन कीजिए, नोट्स नहीं तैयार किया है तो तैयार कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो को आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए मैं करने को आपके लिए, मैंने पहले भी कहा, मैं आपके लिए करने के लिए सब कुछ तैयार हूँ। आपको आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाते होंगे, आपको टेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता होगा, टेस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन मैं आपको वीडियो देने के साथ साथ मैं टेस्ट भी लेता हूँ हर संडे, ताकि आपकी लर्निंग कितनी हो रही है वो पता चल सके। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग का सपोर्ट नहीं आ रहा है। आप लोग जो है टेस्ट तक अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो लोग, ज़्यादा लोग, मतलब मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट अटैम्प्ट करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। व्यूज़ कितने, वीडियो पे जितने व्यूज़ आते हैं कम से कम, एक तो व्यूज़ ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख नहीं रहे हो ढंग से, शेयर नहीं कर रहे हो। और उसके बाद से जो लोग सीरियस हैं, ठीक है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि 15-20 लोग अगर करोगे टेस्ट को अटैम्प्ट, यानी कि इतने लोग ही सीरियस है, ठीक है। वो तो जो है पूरे हफ्ते का समय होता है, इसलिए जो है ये मान लीजिए आपको संडे को समय, इसलिए मैंने टेस्ट संडे को रखा ताकि आप लोग मंडे टू सैटरडे आप बिजी हो सकते हो वीडियो वगैरह के लिए। मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा आपने निकाला पढ़ाई के लिए, ठीक है, टेस्ट वेस्ट के लिए थोड़ा रिलैक्स मूड चाहिए, इसलिए मैंने संडे को रखा। संडे को कोई वीडियो भी नहीं आता है जल्द लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ संडे को भी वीडियो दूँ, लेकिन संडे को मैं वीडियो नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप लोग का यही हाल, आप लोग टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करें। किसी भी चैनल पर टेस्ट नहीं लिया जाता है, आपके लिए जितना एफर्ट लगाया जा सकता है किया जा रहा है, फिर भी आप, तो मुझे आपसे जो है सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ या पहले बताया हुआ मैं, स्ट्रेटजी वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं हम। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।